नमस्कार, आज है 13 अक्टूबर, दिन गुरुवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी है आज की सुर्खियां। बाजारों के लिए बुरी खबर। अमेरिका में रिटेल महंगाई बढ़कर 8.25% हुई। कोर महंगाई दर 40 साल की ऊंचाई पर। ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी की चिंता में फिसले अमेरिकी बाजार। वीकली एक्सपायरी के दिन लुढ़का बाजार। निफ्टी 100 अंक फिसलकर 17,000 के पास बंद। सेंसेक्स करीब 400 अंक टूटा। बैंक, फाइनेंस और रियल्टी शेयरों में गिरावट ज्यादा। इन्फोसिस ने जारी किए उम्मीद से बेहतर नतीजे। मुनाफा 12% बढ़कर 6,020 करोड़ रुपए हुआ। 16.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान। 18,500 के भाव पर बायबैक को भी मंजूरी। यूक्रेन के नाटो मेंबर बनने से रूस ने फिर किया विरोध। दी खुली चेतावनी। यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप दी तो छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध, मचेगी तबाही। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। आखिर क्यों पुतिन ने फिर छेड़ा है विश्व युद्ध का राग। परिवार के साथ खाना खाने से कम होता है तनाव। यूएस में हुआ सर्वे। तनाव से मुक्त रहने के लिए यूएस ने अपनाई जा रही है डिनर थेरेपी। करेंगे इंडिया 360 में साथ खाने का 360 डिग्री विश्लेषण। और बीसीसीआई अध्यक्ष चुनाव विवाद पर बोले सौरव गांगुली। कहा कोई भी हमेशा नहीं रह सकता क्रिकेट प्रशासक। कार्यकाल खत्म होने के बाद जाना ही होता है। तो ये थी सुर्खियां। अब सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, वो कौन सी खबरें थी जो दिन भर छाई रही और किस किस वक्त पर छाई रही, पूरे दिन की कहानी न्यूज अपडेट में। आज दिन भर जो खबर छाई रही टीवी चैनल्स पर और लोगों की जुबान पर, वो थी हिजाब पर बैन से जुड़ी हुई। हिजाब पर बैन सही है या गलत, इस पर फैसला अब करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुनाया। लेकिन 2 जजों की बेंच की इस मामले पर अलग राय जो थी, अलग अलग थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। तो वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने उनसे उलट राय जाहिर कर दी। चूंकि इस मामले में जजों की एक राय नहीं बन पाई, इसलिए केस को अब आगे चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है। इस मामले की सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर प्रदेश सरकार के लगाए बैन को हटाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और एक और खबर जो अदालत से आई, दिल्ली एनसीआर में लगी पटाखों पर बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। सीजेआई न्यायमूर्ति ललित और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को फैसला करने दीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले ग्रीन पटाखा व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई 1 जनवरी तक के लिए टाल दी थी। आपको बताएं कि प्रदूषण पर काबू के लिए दिल्ली सरकार ने सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के ऊना से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। पीएम मोदी का हिमाचल का पिछला 17 दिनों में यह तीसरा दौरा है। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद इसके बाद ऊना में पीएम ने बल्क ड्रग फार्मा पार्क का शिलान्यास किया। IIIT कैंपस का शुभारंभ भी किया। फिर ऊना में जनसभा करते हुए पीएम ने नाम लिए बगैर कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी कनेक्टिविटी की समस्या रही है। आज हिमाचल में देश की सबसे आधुनिक ट्रेन दौड़ पड़ी है। और हिमाचल ही नहीं, बीजेपी ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों की तैयारी भी तेज कर दी है। और इसी सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर उनकी पार्टी पर तंज कसती थी, लेकिन अब इस पर काम चल रहा है। शाह ने यह भी कहा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाना जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक झटके में हटा दिया और देश के साथ कश्मीर का एकीकरण पूरा किया। एक और खबर आज अदालत से आई और छाई रही। बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया है कि वो ऋतुजा लटके का इस्तीफा शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्वीकार करे। मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ऋतुजा लटके उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार हैं। शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है। ऋतुजा लटके दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी हैं। ऋतुजा लटके बीएमसी में क्लर्क हैं और 2 सितंबर को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बीएमसी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही थी। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला किया है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सत्ता में है और केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि कल जब बीजेपी सत्ता में नहीं होगी तो ये केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी वालों के कान पकड़कर बाहर खींच लेंगी। गोवा से आ रहे स्पाइस जेट के एक विमान की बुधवार रात हैदराबाद हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में लैंडिंग कराई गई। डीजीसीए के अधिकारियों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि विमान के केबिन में धुआं दिखने के बाद बुधवार देर रात विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। डीजीसीए के मुताबिक विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्रियों को आपातकालीन निकास द्वार से बाहर निकाला गया। और आज एक और खबर दिन भर इंटरनेट और सुर्खियों में छाई रही। आर्मी डॉग जूम आज श्रीनगर के पशु चिकित्सा अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। जूम रविवार को अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हो गया था। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। ऑपरेशन के दौरान सेना के खोजी कुत्ते जूम को उस मकान के अंदर भेजा गया था जहां आतंकी छिपे थे। मकान के भीतर घुसते ही जूम ने आतंकियों पर हमला किया। उसी वक्त छिपे आतंकियों ने फायरिंग कर दी। 2 गोली लगने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद भी जूम ने हार नहीं मानी और जूझता रहा। उसकी कोशिशों के चलते ही 2 आतंकी मारे गए। तो ये था दिन भर का हाल, हमारी टॉप न्यूज। और अब आइए शुरू करते हैं बाकी खबरों का सिलसिला। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूएस से आई है। यूएस में सितंबर में खुदरा महंगाई दर अनुमान से ज्यादा बढ़ी है। साल दर साल के आधार पर अगर आप देखें तो यह बढ़कर 8.2% पर पहुंच गई है, जबकि 8.1% रहने का इसका अनुमान था। लेकिन जो प्रॉब्लम है, कोर सीपीआई 6.3% से बढ़कर यह हो गई है 6.6%। और चिंता की बात यह है कि कोर महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि 1982 के बाद यह आंकड़ा नहीं छुआ था। अमेरिका में बढ़ती महंगाई के चलते फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है और अब इसमें और तेज इजाफे की आशंका है। और ब्याज बढ़ने के अनुमान से ही अमेरिकी शेयर बाजारों और वहां का बुलियन मार्केट में गिरावट दिख रही है। सोने चांदी में तेज गिरावट भी है। और जरा फटाफट से आपको ताजा हाल दिखा देते हैं यूएस मार्केट का। इस वक्त अमेरिकी बाजारों का हाल क्या है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने का सीधा असर वहां पर दिखा है। थोड़ी रिकवरी तो जरूर आई है, लेकिन एक वक्त में 400 से ऊपर जो है पॉइंट डाउ जोन्स लुढ़का हुआ नजर आ रहा था। फिलहाल 219 220 के अंकों की गिरावट के साथ 28,991 के लेवल पर फिलहाल कारोबार कर रहा है डाउ जोन्स। और नैस्डैक में आप देखिए 1.75%, 1.25% की गिरावट, 185 अंकों की गिरावट, 10,233 के स्तर पर। और एसएनपी में भी गिरावट है लगभग 1.5% के आसपास, 3,530 के आसपास एसएनपी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आइए इस वक्त ये जो अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए हैं उस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, सबसे पहले अमेरिका की महंगाई हमारे लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है सर? देखिए दीपक, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दुनिया भर के लिए चिंता की बात है, क्योंकि महंगाई दर जो ऊंची बनी हुई है अमेरिका में, जब तक वो कंट्रोल में नहीं आती या जहां उसके कम होने के संकेत नहीं आते, तब तक अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो लगातार ब्याज दरें बढ़ाता रहेगा और जोर से बढ़ाएगा। ये डर ही सबको सता रहा है। इसके चलते दुनिया भर में अगर किसी को कोई एक एसेट क्लास खरीदनी है तो वो है डॉलर।
डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है, बाकी सारी एसेट्स जो है वो कमजोर होती, चाहे वो कमोडिटीज हो, जैसे कि आप अभी सोना चांदी की बात कर रहे थे, चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे बॉन्ड्स हो, ये सारे के सारे कमजोर होने का एक ट्रेंड दिखाते हैं। और इसी लिहाज से अमेरिका की महंगाई का इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, दोनों ही तरीके से पूरी दुनिया पर काफी असर पड़ता है। वो आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से महंगाई वहां सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन बाकी जगह भी अमेरिकी बाजारों का और उनकी महंगाई का और फेड के एक्शन का असर सब पर पड़ी है। जी सर। अब सर फेड ने जो रेज किया है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को 5 बार कर दिया है, अभी भी सब आशंका यही जाहिर कर रहे हैं कि आगे भी करेगा। हमारे आरबीआई पर कितना प्रेशर आएगा सर? देखिए, आरबीआई को करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। वैसे भी डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। हम ये कहने में कह सकते हैं डेफिनेटली हमारी करेंसी दुनिया भर की दूसरी करेंसीज के मुकाबले में डॉलर के सामने कम कमजोर हुई है, लेकिन आप ज्यादा देर बच नहीं सकते। और अगर हम करेंसी को कमजोर ना होने दें तो उसकी भी अपनी एक कॉस्ट है। आप डॉलर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, फिर आपके लिए डॉलर के रिजर्व्स कम हो जाते हैं। तो करेंसी एक लेवल के बाद उसको रोक पाना गिरने से ये आरबीआई के लिए भी मुश्किल काम है। तब ऐसे में एक ही ऑप्शन जो आरबीआई के पास बच जाता है वो है कि हम भी ब्याज दरें बढ़ाएं। और वैसे भी हमारे पास भी ब्याज दरें बढ़ाने के लिए एक केस है। देखिए, कल ही जो महंगाई के आंकड़े आए 7.41% आए, हमारी भी महंगाई बढ़कर आई है। अमेरिका में भी अगर आज आप देखें तो ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है। 8.3% महंगाई थी, 8.2% आई, अनुमान 8.1% का था। तो मतलब अगर 10 बेसिस पॉइंट महंगाई बढ़कर आ गई तो कोई बहुत ऐसे हाई तोबा वाली बात नहीं, लेकिन कहीं कहीं अमेरिका में अति उत्साहित लोग ऐसे भी थे जो ये मानकर चल रहे थे कि महंगाई का आंकड़ा ये 8% के नीचे आ सकता है। और अगर 8% के नीचे आता तो शायद बाजार ज्यादा खुश हो जाते कि अरे चलिए बढ़िया, फेड ने जो जो काम किया है, जो तेजी से ब्याज दरें बढ़ाई, जो सिस्टम में से पैसा निकाला है, लिक्विडिटी कम की है, उसका असर अमेरिका में महंगाई के नीचे आने के तौर पर दिखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दीपक, इस वक्त जो समस्या है दुनिया भर की वो ये है कि चाहे हमारे आरबीआई ने 5 बार ब्याज दरें बढ़ा दी, अमेरिका का फेड लगातार बढ़ा रहा है, यूरोप और ब्रिटेन में ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है, अभी भी ऊपर के लेवल पर बनी है। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है और अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन भी इसी वजह से है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ जो बाजारों से लेकर है, अमेरिकी बाजार लगातार 6 दिन से कमजोर है। नेस्डेक तो लगातार 6 दिन से नीचे ही बंद हुआ है। डाउ थोड़ा सा 6 में से एक दिन 30-35 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, यानी कि इफेक्टिवली 6 दिनों से डाउ नेस्डेक दोनों कमजोर है। तो इन महंगाई के आंकड़ों के पहले ऑलरेडी अमेरिकी बाजार कमजोर हो चुके हैं और इसी वजह से आंकड़ा देखते ही एक जो बड़ा रिएक्शन आया, उस रिएक्शन के बाद अब अमेरिकी बाजार हल्की फुल्की निचले स्तर से रिकवरी दिखा रहे हैं। तो इवेंट निकल गई, एक अब अगले आंकड़े का इंतजार होगा, अगले फेड के एक्शन का इंतजार होगा। एब्सोल्युटली सर। भाई इसी बीच एक सवाल ये भी है सर कि महंगाई के मोर्चे पर तो हम लोग सर्जरीज कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन अभी दुनिया को शायद अपनी ग्रोथ की इतनी चिंता, लेकिन भारत के लिए दोनों मेंटेन करना होगा। अब एक अच्छी बात यह है कि भारत इकलौता चमकता सितारा कहा जा रहा है, आईएमएफ ने भी कहा है, लेकिन ये महंगाई जो बढ़ रही है, ये हम 6-6.5% की ग्रोथ को सर सस्टेन कर पाएंगे? बहुत चैलेंज होगा दीपक। और आप देखिए 18 महीने में पहली बार इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ के आंकड़े जो आए कल वो नेगेटिव आए, -0.8%, यानी कि 1% नेगेटिव है। बाकी जगह तो असर दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ ग्रोथ पर असर सब जगह दिख रहा है। और स्पेशली हमने कल ही देखा है कि तो अब प्रॉब्लम वही है कि ये जो ब्याज दरें बढ़ाने की दवा है, ये दवा महंगाई को ठीक करने के लिए, लेकिन महंगाई की बजाय इसके साइड इफेक्ट ग्रोथ पर हो रहे हैं और ये ग्रोथ के असर दुनिया भर में दिखेंगे। इसलिए अगर जल्दी से महंगाई नीचे ना आए तो दुनिया भर के लिए समस्या। अब समस्या क्या है? समस्या महंगाई की जो है वो पूरी की पूरी, जब तक रशिया और यूक्रेन वाला मामला पूरी तरह से नहीं सुलझता तब तक कमोडिटीज के दाम तेजी से नीचे आएंगे नहीं, और तब तक है ना ये रिस्क हमेशा बनी रहेगी। अब इस रिस्क के साथ एक रिस्क और जो बढ़ रही है वो है यूरोप की। यूरोप में अगर आप देखें तो ब्रिटेन बड़ी मुश्किल में है। एनर्जी प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, महंगाई नीचे आ ही नहीं सकती। दूसरी तरफ यूरोप के बाकी देश हैं, उनके लिए बड़ी समस्याएं हो रही है इन्फ्लेशन को लेकर। तो अब डर ये कि अगर रशिया और यूक्रेन वाला मामला जल्दी से खत्म नहीं होता और दुनिया भर के बाजार तब तक शांत नहीं होते हैं, तो फिर ऐसे में अगली जो बुरी खबर कहीं यूरोप से आ सकती है। कोई एक दो देश बड़े दिक्कत में आ सकते हैं। आज आप देखिए जापान में भी कुछ कुल मिलाकर ऐसी सिचुएशन होती हुई दिखी
जहाँ पर वहाँ के बॉन्ड्स की ट्रेडिंग रोकनी पड़ी है। तो ये दुनिया भर में थोड़ा सा जो क्रंच हो रहा है, ये मुश्किल वाला मामला है। और अगली बुरी खबर कहाँ से आ सकती है, वो अमेरिका से होगी, यूरोप में कहीं ब्रिटेन से होगी, कोई और देश से होगी, जापान से होगी, चाइना से होगी, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। हम अब तक बचे हुए हैं, जल्दी से अगर महीने 2 महीने में ये सिचुएशन ठीक हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे लिए भी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। जी सर, अब जो सारे दर्शक जिस बात का इंतजार कर रहे हैं, कल बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, आपकी कमेंट? पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 घंटे पहले आपको ज्यादा पैनिक था, अभी कम है, और हो सकता है सुबह तक आपका पैनिक थोड़ा और कम हो जाए। देखिए दीपक, ऐसे माहौल में ये अंदाजा लगाना तो मतलब बहुत ही मुश्किल काम है कि आज अमेरिका कहाँ बंद होगा, सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे दिखेंगे। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि 6 दिन से अगर इस बड़ी इवेंट के पहले बाजार कमजोर है तो कहीं कहीं वो मानकर चल रहे हैं। तो जितने शॉर्ट्स हैं, ओवरसोल्ड मार्केट है, वो शॉर्ट कवरिंग भी निचले स्तर से आ रही, वो आती रहेगी। तो आई थिंक धीमे धीमे अब है ना, अमेरिका के मार्केट इन्फ्लेशन को पचा चुके हैं। अब जो अगर रिएक्शन बड़ा आएगा कभी भी, तो दूसरी खबरों पर आएगा, वो खबरें अमेरिका के बाहर की हो सकती है। तो आई थिंक ठीक है, मुझे बहुत पैनिक जैसी सिचुएशन अब नहीं लग रही, क्योंकि ऑलरेडी 35% 36% नैस्डैक अपने टॉप से नीचे है, 24-25% डाउ अपने टॉप से नीचे है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बार तो अमेरिकी बाजार ज्यादा गैप से खुलने की वजह से संभल रहे हैं। बहुत तेजी की भी उम्मीद में नहीं करता इस तरह के मूड माहौल में, लेकिन बहुत पैनिक होके ऐसा कि सुबह डाउ आपको जब बंद हो 800-1000 पॉइंट नीचे दिखे, ऐसी सिचुएशन भी मुझे नहीं दिखी। तो अब थोड़े से रेंज बाउंड होकर सेटल होने चाहिए, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी होगी, ऊपर आया तो थोड़ी वापस से प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो मैं पैनिक तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, खबरें कहीं कहीं किसी न किसी और रीजन से आने की संभावना अभी भी बनी हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो अनिल सर का साफ तौर पर कहना है, और एक लाइन में अगर मैं सार निकालूं तो अनिल सर निवेशकों को कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। और इसी नोट के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मार्केट का हम रुख कर लेते हैं, आज के बाजार का कैसा हाल रहा जरा ये भी देख लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार कल की तेजी के बाद आज लुढ़क गए। सेंसेक्स 390 अंक फिसलकर 57,235 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 109 अंक फिसलकर 17,014 पर बंद हुआ। कल शाम आए महंगाई दर के आंकड़ों से बाजार पर दबाव की आशंका थी, और रही सही कसर जो है वो खराब ग्लोबल मार्केट ने पूरी कर दी। कमजोर ग्लोबल संकेतों से आज बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई। दोपहर के दौरान बाजार में मजबूती आई, लेकिन ये मजबूती टिकाऊ नहीं रही। आखिरी घंटे में बाजार ज्यादा फिसला और लाल निशान में बंद हुआ। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी बिकवाली के शिकार हो गए। जरा पूरा एक्शन देख लेते हैं और अरमान का रुख करते हैं, जो बताएंगे आज दिन भर का पूरा एक्शन। देखिए, मार्केट में आज भी आपको गिरावट देखने को मिली। हालांकि जो स्टार्टिंग अगर आप मिडवे तक अगर देखेंगे तो वहां पर मार्केट थोड़े बहुत उछलने का, थोड़े बहुत संभलने का कोशिश कर रहे थे, पर अंत में आते आते आपको वापस अच्छी खासी गहरी गिरावट आती हुई दिखी। सभी इंडेक्स देख लीजिए, सभी इंडेक्स पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। अगर आप टॉप निफ्टी लूजर्स की बात करेंगे तो सूची में आपको SBI, L&T, SBI लाइफ, ICICI बैंक जैसे स्टॉक दिखेंगे जो इस गिरावट में सबसे आगे रहे। उसी के साथ साथ अगर कुछ निफ्टी गेनर्स की बात की जाए तो उसमें HCL टेक, सन फार्मा और कोल इंडिया जैसे स्टॉक हैं आपको बढ़त आती हुई दिखी। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? विप्रो, जो नतीजे के बाद वो पेन में रहा, जहां पर आपको भारी गिरावट आती हुई दिखी। इंडियन होटल्स में भी आपको गिरावट दिखी। यूनिवर्सल फोटो इमेजिंग, जहां पर जो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं ज्यादा कम आने के चलते वहां पर भी आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। और यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स में भी लगभग आपको 8% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी। उसके अलावा निफ्टी के अलावा अगर टॉप लूजर्स देखे जाएं तो उस सूची में आपको नाम दिखेंगे इंडिया सीमेंट्स, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा, जोमेटो, टिमकन इंडिया जैसे स्टॉक हैं जहां पर गिरावट आई। और निफ्टी के अलावा अगर गेनर्स की सूची देखी जाए तो इस सूची में आपको नाम दिखेंगे राइट्स, कल्याण ज्वेलर्स, टानला प्लेटफॉर्म, फाइन ऑर्गेनिक्स और त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स दिखेंगे जहां पर आपको गेन देखने को मिला। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज के दिन भी मार्केट में आपको गहरा लाल रंग देखने के लिए मिला और अच्छी खासी गिरावट अंत में आते आते देखने को मिली। इन्फोसिस के शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने निवेशकों को एक साथ 3 खुशखबरियां दी हैं। सबसे पहले तो कंपनी ने आज अनुमान से अच्छे नतीजे जारी किए। कंपनी का मुनाफा 5,360 करोड़ से बढ़कर 6,020 करोड़ रहा। मार्जिन में भी 20% से बढ़कर 21% हो गया है मार्जिन। दूसरी खुशखबरी यह है कि कंपनी ने 16.5 रुपए का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। और तीसरी खबर यह है कि कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया है।
कंपनी ने शेयर होल्डर्स से शेयर वापस खरीदने के लिए 1850 रुपए का भाव रखा है। हालांकि ये बायबैक ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए ही किया जाएगा। इसका सीधा फायदा निवेशकों को नहीं होगा। जी बिजनेस के सवाल पर देखिए इन्फोसिस मैनेजमेंट का क्या जवाब था। The next question is from Z Business from Kushal Gupta. Kushal, question for Salil. Europe's growth has been great with 28.5 constant currency growth. Is there actually no issue with client IT budgets for the next year amid the fears of recession? And for Nilanjan, operationally the performance has been great. What were the key factors behind this and the outlook ahead? On Europe, I think we've had a very good traction in Europe for the last several quarters, and that is shown again in this quarter's growth number. We continue to see the pipeline of large deals is strong, but we are also cautious and watching the macro development. But today, our pipeline looks good, and our guidance for the full year, therefore, is at 15 to 16%. Yeah, the operational, of course, as we have mentioned, of course, we have a good margin story, but I think even beyond that, our ability to absorb freshers in, making sure that they are trained, they are picking up new skills, putting them into projects, and then over a period of time start rotating them. So because this talent pipeline for us, we knew in the long run was the only way this industry would grow, right, other than rotational churn. And therefore, in fact, in the first half, we've already done, I think, close to 40,000 of the freshers across the company in all streams. So we are quite hopeful in terms of absorbing the freshers, putting them, through their paces, and then start putting them into large deals and other deals as well. So that's been a big learning for us during this entire process. और आइए अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 7 महीनों से युद्ध जारी है और हर गुजरते दिन के साथ ये युद्ध और भी खतरनाक रूप लेता जा रहा है और कंफ्यूजन्स बढ़ते जा रहे हैं। शुद्ध युद्ध जो है वो शांत होने की बजाय इसमें नए नए कंफ्यूजन जुड़ रहे हैं। क्रीमिया ब्रिज टूटने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बौखलाए हुए हैं। रूस की तरफ से पहले परमाणु हमले की धमकी हुई, अब तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी आ गई। दरअसल नाटो की मीटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में यूक्रेन को भरोसा है कि उसको नाटो का मेंबर बनाए जाने पर कोई चर्चा होगी। हालांकि रूस ने साफ शब्दों में नाटो को चेतावनी दी है। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन नाटो मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बना तो फिर मौजूदा युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। वेनेडिक्टोव ने कहा कि यूक्रेन अच्छी तरह से जानता है कि इस तरह के कदम का मतलब तीसरे विश्व युद्ध की गारंटी होगी। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि परमाणु संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि न केवल रूस और सामूहिक पश्चिम बल्कि इस धरती के सभी देशों पर इसका असर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि परिणाम पूरी मानव जाति के लिए विनाशकारी होंगे। रूस की धमकी के बीच सवाल यह उठता है कि आखिर यूक्रेन क्यों नाटो का मेंबर बनना चाहता है और क्यों रूस इससे चिढ़ता है। ये हालांकि पुरानी कहानी हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा बताना आवश्यक है। देखिए, नाटो एक 30 देशों के मेंबर वाला संगठन है। मेंबर देशों की आर्थिक और सैन्य तौर पर मदद करना ही इस संगठन का उद्देश्य है। अगर यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य समर्थन मिलेगा। यानी नाटो यूक्रेन में सेना भेजकर रूस से लोहा ले सकता है और रूस कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में कोई देश नाटो के साथ मिलकर उसके लिए चुनौती बने और पूरे युद्ध की तस्वीर बदल जाए। नाटो की मेंबरशिप मिलने का मतलब यह है कि यूक्रेन यूरोपीय देशों के करीब आ जाएगा और उसके लिए यूरोपीय संघ में शामिल होने का रास्ता भी खुल सकता है। और यही वजह है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन रूस पर भारी पड़ सकता है। सारे नाटो मेंबर यूक्रेन की रक्षा के लिए उतरेंगे और इस तरह रूस को करारी शिकस्त खानी पड़ सकती है। लेकिन यूक्रेन के नाटो सदस्य बनने की बात अभी दूर की कौड़ी लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी देश को शामिल करने के लिए सभी नाटो सदस्यों की सर्वसम्मति जरूरी होती है। मेंबरशिप पाने के इच्छुक देशों को एक सदस्यता कार्य योजना का पालन करना होता है। इसके लिए देशों को अपनी सुरक्षा, राजनीतिक नीतियों को उसकी जो है वो डिटेल में जानकारी देनी होती है। योजना को पूरा करने के लिए, एंट्री पाने के लिए देश को 20 साल तक लग सकते हैं, जैसा कि नॉर्थ मैसेडोनिया के मामले में हुआ था। नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में नाटो में शामिल हो पाया था,
यूक्रेन ने मेंबरशिप के लिए 2008 में ही आवेदन किया हुआ है। तो क्या रूस की तीसरी विश्व युद्ध की यह धमकी सिर्फ डराने के लिए है? क्या नाटो यूक्रेन को मेंबर बनाकर रूस के साथ विश्व युद्ध शुरू करने को लेकर खतरा कोई मोल लेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त मौजूद हैं और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जाने माने जानकार और पूर्व राजनयिक सुधीर देवरे सर मौजूद हैं। देवरे सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभी कुछ देर पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक ट्वीट भी आया है और वो कह रहे हैं कि हमें तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहिए। तो अब लग रहा है कि ये सिर्फ अटकलें और बातचीत में नहीं है, इसको लेकर वाकई में सीरियस हो रहे हैं देश। और इस बार आपको कितना गंभीर लगता है रूस का तीसरे विश्व युद्ध देने की धमकी देना? नहीं, मामला तो बहुत गंभीर है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो ऐसे स्तर पर, ऐसे स्टेज पर पहुंचा है कि इसमें दोनों देश, यूक्रेन और रशिया, अभी पीछे हटने को तैयारी में नहीं है। दोनों की प्रतिष्ठा है। रशिया को ऐसी लड़ाई में जीत के बिना वापस जाना भी उचित नहीं होगा उनके लिए। उनके देश में भी उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन है। और यूक्रेन तो अपना स्वातंत्र्य रखने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करेंगे, जान भी देने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में ये लड़ाई तो एक किस्म की प्रॉक्सी वॉर हो गई है रशिया और वेस्ट के साथ, पाश्चिमात्य देशों के साथ। और जैसे आपने कहा अभी नेटो की जो बात है, नेटो का मुद्दा पहले से ही ये दोनों देशों के संबंधों में एक किस्म का एक थॉर्न बना हुआ है। 2008 में पहली बार यूक्रेन ने अपना इसमें जो इंटरेस्ट है वो प्रकट किया था। उस पर कुछ फैसला नहीं हुआ। और ये बात भी ज़्यादा लोग नहीं जानते कि अभी पिछले 7-8 महीने के पहले भी नेटो के सभी देश यूक्रेन को सदस्य बनाने में राजी नहीं थे, क्योंकि उनको ये ऐसा डर लगता है कि अगर उसको नेटो का सदस्य बना दिया तो रशिया का जो ऑब्जेक्शन है तो इतना कड़ा है वो, कि वो कहेंगे कि ये हमारी सुरक्षा के लिए बाधा है और जो मर्जी हम करेंगे फिर जो आप उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो अभी भी बात वही चल रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ दिन पहले कहा कि उनको एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म से नाटो का मेंबर बना दीजिए। रशिया ने कहा है कि अगर वो नाटो का मेंबर बनाएंगे तो तीसरा युद्ध होगा। वो तीसरा युद्ध इसलिए होगा कि नाटो की जो मेंबरशिप का जो कानून है उसमें आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी भी नाटो के देशों पर हमला हुआ तो सभी देशों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस देश की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी तैयारी से आगे बढ़े। तो इस सिचुएशन में अब जो लड़ाई तो चल ही रही है, अगर नाटो का मेंबर इसको बना दिया तो रशिया तो कहेंगे कि नेटो वर्सेस रशिया डायरेक्टली अभी लड़ाई है ये, और ये तो वो नहीं चाहेंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है बाकी देशों का, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक राय नहीं है यूक्रेन को, चाहे वो यूरोपियन संघ में शामिल करने को लेकर हो चाहे नाटो में शामिल करने को लेकर हो, दोनों ही स्थितियों पर एक राय नहीं है। लेकिन 4-5 बड़े फैक्टर्स आप समझ सकते हैं इस सिचुएशन में। ओके। एक तो रूस का काफी रिवर्स हो गया है। अभी उन्होंने 2 दिन पहले यूक्रेन के कई शहरों पे बड़ी बॉम्बिंग की, बहुत शेलिंग की, बहुत लोग मर गए और नुकसान भी हुआ यूक्रेन का। मगर उसके पहले जिस किस्म से यूक्रेनियन, वो मानते नहीं है मगर यूक्रेन के लोगों ने किया होगा जरूर, वो केर्श का जो पुल था उस पर जो बहुत बड़े पैमाने पे जो डैमेज किया है, उसके पहले भी करीब 3-4 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूक्रेन ने दोबारा ले लिया है। तो ये सब जो है वो रूस को बड़ी इसमें चिंता लगी है। उन्होंने मोबिलाइजेशन शुरू किया है और कई धमकियां भी दी है। तो रूस की सिचुएशन, उनका रिवर्स, यूक्रेन का मनोबल, मगर मनोबल से सिर्फ होता नहीं है, उनके लिए हथियार चाहिए, वो भी अमेरिका और वेस्ट कंट्रीज देने को तैयार हैं। इसमें 2 बातें हैं।
कि अभी यूरोप में ये जाड़े के दिनों में जो बहुत बड़ा प्रश्न होने वाला है, क्योंकि उनके पास गैस मिलने वाला नहीं है बिल्कुल सर। और जनता को बहुत सफर करना पड़ेगा, उसका प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। कल ही राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि हम जर्मनी को दे सकते हैं, नॉर्थ स्ट्रीम 2 खोल सकते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि यूरोप की जो यूनिटी है वो तोड़ दें। यूरोप और अमेरिका का जो एक रिश्ता बन गया है ये यूक्रेन लड़ाई के कारण, वो भी उसमें बाधा दे कर दे, तो वो उनका खेल है उसमें। अमेरिका में अभी नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं और वहाँ प्रेसिडेंट बाइडेन और माजी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प, इन दोनों में यूक्रेन के बारे में अलग अलग विचार हैं। तो अब उसका क्या नतीजा होगा? अगर ट्रम्प के कई लोग अगर जीत गए तो अमेरिका की यूक्रेन पॉलिसी पे भी उसका असर हो सकता है। मैं सर, लेकिन एक चीज में थोड़ा सा, मैं सदस्य देशों की मैं बात कर रहा था अभी, मैं जो मैक्रोन साहब ने जो ट्वीट किया है उसका उसका महत्व क्या है? वी डू नॉट वांट अ वर्ल्ड वॉर, ये तो वो साफ कह रहे हैं। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, इसके साथ वो सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर हेल्पिंग यूक्रेन टू रेजिस्ट ऑन इट्स सॉइल, नेवर टू अटैक रशिया। तो वो भी चाह रहे हैं कि नाटो में लेने की भूल मत कीजिए, वो एक तरह से संदेश दे रहे हैं। वो नाटो में नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। पहले से मैक्रोन और सोल्ज जर्मनी के अभी करीब जनवरी तक उन्होंने वो कहते आए हैं कि हम नहीं ले लेंगे। अब यूक्रेन का जो केर्श पर जो हमला हुआ, ये इनके पुल पर, एक किस्म से वो रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ है। तो रशिया अब उस पर एक एक्सक्यूज कर सकता है कि हमारे भूमि पे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हो रहे हैं, तो हम भी उसका अटैक कर लेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन ने जो धमकी दी है न्यूक्लियर वॉर की, उसका, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूं। तो हालांकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका की ऐसे कुछ, रशिया की ऐसी कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है उनके इंटेलिजेंस के मुताबिक। तो भी उनको लग रहा है कि अगर लड़ाई हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसे हुआ था 1962 में, उस किस्म की परिस्थिति हो गई है। बिल्कुल, लड़ाई होगी तो इट विल बी एन आर्मागेडोन, यानी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा इसमें। तो ये डर उनको लगता है, क्योंकि रशिया के जैसे रिवर्सेस हो रहे हैं और उनको ये मोबिलाइजेशन वगैरह से अगर कुछ असर नहीं हुआ ऑन बैटल ग्राउंड, तो एक फाइनल चारा ये हो सकता है कि लिमिटेड न्यूक्लियर लड़ाई करने, तो जिसको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके। खैर, ये बात ऐसी है, इतनी गंभीर है कि कोई भी नेता किसी भी देश का हो बहुत कभी नहीं चाहेगा, बारे में सोचेगा। बिल्कुल। और इसका जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट है वो कहीं भी जा सकता है। एब्सोल्युटली, इसीलिए मैक्रो तुरंत आए, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया उन्होंने रशिया के बयान को, जबकि ये बयान पुतिन साहब के मुंह से नहीं आया है, उनके एक ऑफिसर के मुंह से आया है। लेकिन स्टिल वो बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहते हैं और सीधे आके उन्होंने कहा है, जबकि हम जानते हैं कि फ्रांस तो हथियार भी दे रहा है और दूसरी मदद भी कर रहा है, उसके बावजूद वो सफाई दे रहे हैं। सो एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर अभी कोई ना अफोर्ड कर सकता है और ना ही कोई चाहता भी नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली सर, पूरा दुनिया का सब विनाश हो जाएगा, एब्सोल्युटली। और जिस किस्म से यूरोप और अमेरिका इसमें पड़े हैं जी पिछले कई महीनों से, जी सर, अब उससे एक ऐसा मौका था उनको और रशिया दोनों को ये मामला जो निपटाने का, और यूक्रेन को भी, वो नहीं हुआ। जी, ये दुर्भाग्य है कि उस समय किसी न किसी कारण से बातें आगे बढ़ी नहीं। और मगर अभी भी मौका है, जैसे भारत कह रहा है, कई ये जो जैसे नॉन अलाइंड देश हैं, जो न्यूट्रल देश हैं, वो कह रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि कंडेमने से बात बढ़ नहीं सकती, कंडेम करने से। इसीलिए कल भी जो यूएन में ये एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज पर भारत ने एब्सटेन किया है, तो क्योंकि बात अभी बढ़ाने, डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन की बहुत जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सर। G20 की मीटिंग शुरू हो जाएगी 1 दिसंबर से, भारत उसका अध्यक्ष है। और उसमें अगर ये बात अभी तक निपटाई नहीं गई तो G20 में बहुत बड़ा
चलो हो जाएगा, उसमें तो चलेगी नहीं बात। एब्सोल्युटली और कई देश, और इसीलिए पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट को खासी तवज्जो दी थी जो उन्होंने खुद व्लादिमीर पुतिन के मुंह पर कहा था कि ये दौर युद्ध का दौर नहीं है। देखते हैं अब इसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन फिलहाल इसके इर्द गिर्द हमने विश्लेषण किया। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में हिस्सा लिया। शुक्रिया सर आपका। एक तरफ पुतिन यूक्रेन के बहाने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से दुश्मनी मोल ले रहा है, तो दूसरी तरफ अरब देशों से नजदीकियां बढ़ा रहा है, और इसका ताजा उदाहरण दिखा 33 सेकंड के एक वीडियो से, और इस वीडियो ने व्हाइट हाउस की टेंशन बढ़ा दी है। पुतिन का कोट जब यूएई के प्रेसिडेंट ने पहना तो अमेरिका में गर्मी बढ़ गई। 35 सेकंड के इस वीडियो की चर्चा व्हाइट हाउस में भी हुई। 12 अक्टूबर को यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद जायद अल नहयान यानी MBZ रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। वहां अचानक सर्दी बढ़ गई तो पुतिन ने यूएई के प्रेसिडेंट को अपना कोट दे दिया। हालांकि MBZ का स्टाफ एक कोट लेकर बाहर तैयार था, लेकिन MBZ ने तब तक पुतिन का कोट पहन लिया। इसके बाद की तस्वीरों ने बाइडेन को और भी ज्यादा टेंशन दी। पुतिन प्रोटोकॉल तोड़कर बाहर आए और MBZ को विदा किया। अब पुतिन की गर्मजोशी, मेहमान नवाजी और कोर्ट डिप्लोमेसी का मतलब समझिए। यूएई के प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्होंने पुतिन से यूक्रेन क्राइसिस सहित कई द्विपक्षीय मसलों पर बात की। जवाब में पुतिन ने कहा कि हमारे फैसले किसी और को टारगेट बनाकर नहीं लिए गए हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस मीटिंग के कई मतलब बताए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में यूएई को अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में एक माना जाता है, पर हाल ही में पहले सऊदी अरब ने अमेरिका की ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात नहीं मानी और अब यूएई भी रशिया के करीब जाने का सिग्नल दे रहा है। यानी अब बाइडेन का कंट्रोल छूट रहा है। पश्चिमी देशों ने मिलकर रशिया के पेट्रोलियम पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका का असर घट रहा है। एशिया और मिडिल ईस्ट नए पावर सेंटर बन गए हैं और आज पुतिन ने भी ग्लोबल मंच से इसी का ऐलान किया। Пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий. पुतिन के साथ सऊदी अरब और यूएई क्यों खड़े हैं, इसकी वजह समझिए। मिडिल ईस्ट में माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस को हराना मुश्किल होगा। खाड़ी देश को लगता है कि अमेरिका ने सुरक्षा के नाम पर उनका बेजा फायदा उठाया। सऊदी अरब और यूएई को लगता है कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका का असर घट रहा है, इसलिए ऑयल प्रोडक्शन पर अमेरिका की सीधी धमकी का भी मिडिल ईस्ट पर कोई असर नहीं हुआ। कुल मिलाकर बाइडेन के दोस्त को पुतिन ने कोट पहनाकर अपने साथ कर लिया है और ये दोस्ती देखकर बाइडेन जरूर चिढ़ गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए कुछ एक महत्वपूर्ण खबर और आज की एक और हमारी कवर स्टोरी का रुख करते हैं। आपने आखिरी बार कब अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया था? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि परिवार के साथ बैठकर खाने से न सिर्फ आपका तनाव कम होता है बल्कि आपकी सेहत भी हरी भरी रहती है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि अमेरिका में हुआ एक सर्वे ये साफ साफ बता रहा है। भारतीय परिवारों में साथ खाने को काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अब अमेरिका में भी परिवार के साथ खाना खाने का चलन बढ़ रहा है। अमेरिका सहित कई देशों में डिनर थेरेपी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमेशा खुश और स्वस्थ बने रहने के लिए ये देश डिनर थेरेपी का सहारा ले रहे हैं। डिनर थेरेपी को तनाव कम करने का फॉर्मूला बताया जा रहा है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक 91% पेरेंट्स मानते हैं कि परिवार के साथ बैठकर खाना खाने से तनाव कम होता है। 1000 अमेरिकी वयस्कों पर किए गए सर्वे में सामने आया है कि 84% लोग अपने प्रियजनों के साथ खाना खाने की चाहत रखते हैं
औसत अमेरिकी वयस्क लगभग आधा समय अकेले ही खाना खाते हैं और अलग खाने वाले इन लोगों में हर 3 में से 2 लोगों ने कहा है कि वो कुछ हद तक स्ट्रेस में रहते हैं। 27% ने कहा है कि वो काफी ज्यादा तनाव महसूस करते हैं। यही नहीं, हर 10 में से करीब 6 लोगों का मानना है कि जब वो दूसरों के साथ खाना खाते हैं तो ऐसा भोजन करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। शोधकर्ताओं की माने तो तनाव से दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इस खतरे से बचने के लिए परिवार के साथ खाना खाना बेहतर हो सकता है। ये बात सिर्फ अमेरिकी सर्वे में ही सामने नहीं आई है, बल्कि कई शोधकर्ताओं ने भी इस थेरेपी का समर्थन किया है। जॉन्स हॉपकिंस के शोधकर्ताओं के मुताबिक तनाव से बचने के लिए साथ खाना एक बेहतर थेरेपी साबित होती है। इससे आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलता है। ये खासकर बच्चों के लिए सामाजिक संबंध में सुधार करने का अच्छा तरीका है। इससे दोस्तों, परिवारों, सहकर्मियों और पड़ोसियों से जुड़ने की अहमियत समझ में आती है। परिवार के साथ खाना खाने से जहां आप तनाव मुक्त होते हैं, वहीं रात को जल्दी खाना खाने की आदत आपको मोटापे से दूर रखने में मदद करती है। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक लेट नाइट डिनर करने से आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक जब आप लेट नाइट डिनर करते हैं तो आपको भूख तो ज्यादा लगती है, लेकिन आपकी कम कैलोरी बर्न होती है। इससे मोटापा बढ़ने का खतरा होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको भरपूर नाश्ता, थोड़ा लंच और कम डिनर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज वर्ल्ड साइट डे भी है, इसलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ आंखों की। 24 घंटे की दिनचर्या में देखें तो सबसे कम आराम हमारी आंखों को ही मिलता है। हाल ही के वर्षों में आंखों की रोशनी कमजोर होने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कैसे हम आप अपनी और बच्चों की आंखों को बचा सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट। हम तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। खासकर ऑफलाइन पढ़ाई धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास में तब्दील हो रही है। किताबों की जगह किंडल ने ले लिया है। खेलकूद की जगह ऑनलाइन गेम्स और मनोरंजन के पारंपरिक साधनों की जगह टीवी और मोबाइल ने ले लिया है। लेकिन इन बदलाव का सबसे अधिक नुकसान हमारी आंखों को हो रहा है। नई पीढ़ी का ज्यादातर समय स्क्रीन पर गुजर रहा है। नतीजा, जिन आंखों पर 40 साल के बाद चश्मा चढ़ता था, अब वही चश्मा बचपन की जरूरत बनता जा रहा है। युवाओं में भी मोबाइल और कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल के अलावा जंक फूड और नशे की लत के चलते आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। वहीं बढ़ती उम्र भी आंखों की रोशनी पर असर डाल रही है, जिससे मोतियाबिंद और ग्लूकोमा की बीमारी मुख्य है। वर्ल्ड साइट डे पर इस साल की थीम है अपनी आंखों से प्यार करें, यानी स्वस्थ आंखों के लिए विटामिन और मिनरल्स की खुराक बहुत जरूरी है। विटामिन ए, सी और ई के साथ ही खनिज जस्ता में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मैकुलर डीजनरेशन यानी रेटिना को नुकसान होने से बचाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज के कारण भी आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। इस स्थिति को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसके अलावा मोटापा भी आंखों को कमजोर करने की बड़ी वजह है। साथ ही महानगरों में बढ़ता प्रदूषण भी हमारी आंखों को कमजोर कर रहा है। आंखों की रोशनी खराब होने के पीछे एक बड़ा कारण रिफ्रैक्टिव एरर है। इसमें हम किसी इमेज पर साफ साफ फोकस नहीं कर पाते, तस्वीरें धुंधली दिखती हैं। इस शुरुआती लक्षण पर गौर नहीं करने पर हमारी आंखों की रोशनी खराब हो जाती है। इससे निजात पाने का सबसे पहला चरण चश्मा पहनना होता है। ज्यादातर लोग रेटिना से जुड़ी बीमारी के शिकार होते हैं। इसके अलावा आमतौर पर लोगों में अस्थेनोपिया, ऑक्यूलर फैटिंग की समस्या देखी जा रही है। खासकर लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन या स्मार्टफोन को देख रहे हैं तो हर 30-40 मिनट में ब्रेक लें या 20-20-20 नियम अपनाते हुए हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए अपने सामने लगभग 20 फीट की दूरी पर देखें। ये फॉर्मूला आपकी आंखों को दुरुस्त रखता है। वहीं देर तक लैपटॉप पर बैठने पर पलक झपकाते रहें। ये आंखों की एक अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आंखें सूखती नहीं है और धुंधलापन नहीं होता। पेंसिल पुशअप्स भी आंखों के लिए अहम कसरत है। इससे अपनी आंखों के सामने पेंसिल रखकर उसकी टिप पर फोकस करना होता है। साथ ही हेल्दी डाइट में खासकर ब्रोकली, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, अंडे और मछली आंखों की रोशनी बढ़ाने में फायदेमंद है। वहीं अच्छी नींद आपकी आंखों को टॉनिक देने का काम करती है। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपकी आंखों को सेहतमंद रखने का काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में 5G सेवा, मोबाइल सेवाओं की दुनिया में एक ऐतिहासिक फैसला बताया गया है। 5G सेवाएं भले ही अभी टेस्टिंग फेज में हो, लेकिन इनके नाम पर साइबर अपराध होने शुरू हो गए हैं। 5G सिम अपग्रेड कराने के नाम पर देश भर में कई लोगों से ठगी होने की खबरें सामने आई हैं।
2G, 3G, 4G के बाद अब 5G। जिस तेजी से मोबाइल इंटरनेट ने रफ्तार पकड़ी है, उससे दोगुनी तेजी से उसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ी है। इंटरनेट का इस्तेमाल जिसके जैसे मन में आया उसने वैसे किया। जिसको पढ़ाई करनी थी उसने पढ़ाई से जुड़ी जानकारी जुटाई, और जिसके मन में चोर था उसने साइबर अपराध की नई विधा सीख ली। अब यही विधा इंटरनेट इस्तेमाल का सबसे बड़ा खतरा है। इंटरनेट से जुड़ी तकनीक और स्पीड जिस तेजी से बढ़ी है, उसी तेजी से साइबर अपराध भी बढ़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में वर्ष 2020 में 50,035 और वर्ष 2021 में 52,974 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए। यानी वर्ष 2021 में प्रतिदिन 145 लोग साइबर अपराधियों का शिकार बने। वर्ष 2016 से 2020 के बीच साइबर अपराध सालाना 10% की रफ्तार से बढ़े हैं। वर्ष 2012 में साइबर अपराध के केवल 3,377 मामले दर्ज किए गए थे, जो वर्ष 2020 तक आते आते 50,000 का आंकड़ा पार कर गए। यानी जिस तेजी से इंटरनेट की रफ्तार बढ़ी, उसी तेजी से साइबर अपराध भी बढ़े। मतलब यह है कि केवल इंटरनेट यूजर ही 2G से 5G नहीं हुए, साइबर अपराधी भी 5G हो चुके हैं। हम आपको मुंबई के अजय से मिलवाना चाहते हैं। अजय ने हाल ही में 5G सुविधा से लैस नया फोन लिया था। सिम अपग्रेड के नाम पर साइबर अपराधियों ने अजय को अपना शिकार बना लिया। इनके बैंक खाते से अब तक 10,000 रुपए निकाले जा चुके हैं। साइबर अपराधों को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश लगातार की जाती है, लेकिन साइबर अपराधी भी खुद को वक्त के साथ अपग्रेड करते रहते हैं। अब जब देश में 5G सर्विस लेने और उसका फायदा उठाने की होड़ मची है, तो ये मौका साइबर फ्रॉड करने वाले भी नहीं चूकना चाहते। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होता है, वही पैसा किसी और व्यक्ति के अकाउंट में क्रेडिट होता है। जल्दी शिकायत दर्ज होने पर आपके पैसे साइबर अपराधी के अकाउंट में ही रह जाते हैं, जिससे वो आपको वापस मिल सकते हैं। इसलिए आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है। पुलिस विभाग और साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि किसी भी प्रकार के अननोन लिंक या फोन कॉल का जवाब देकर उनके साथ अपनी संवेदनशील जानकारियां साझा ना करें, वरना आपको एक लिंक और एक कॉल लाखों और हजारों का चूना लगा सकता है। कैमरा पर्सन अमोल वाग के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 पर आप अपनी राय और सुझाव हमें जरूर भेजें।